हाय गाइस, वेलकम टू द बियर्डमैन शो। जैसे आप सब जानते हो 10th और 12th के बोर्ड्स बिल्कुल आने ही वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है। आज हम थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और अगर तुम्हारी हेल्प करने का थोड़ा बहुत मन किया तो शायद कर देंगे। मतलब लेट्स सी वेयर दिस गोस। बट चल ठीक है, पहले अपनी 12th की बातें बताते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली सही बात है। भाई सबसे पहले तो पता है, आई रिमेम्बर 10th 11th तक ना कोई इतना सीरियस नहीं होता था, पर ये चीज मेरे साथ हमेशा रही है। जब भी देख, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ना दो तुम्हारे क्रूशियल ईयर्स होते हैं जो तुम्हारा फ्यूचर डिपेक्ट करने में थोड़ा सा हाथ रखते हैं। एक तो होता है 10th, क्योंकि 10th के बाद तुम्हारे को अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में दिक्कत आती है अगर मार्क्स नहीं आते, और एक होती है तुम्हारी 12th, क्योंकि उसके बाद तो डीयू कॉलेज वाले सब बेकार की बात है। ठीक है भाई, मेरे साथ कोइंसिडेंशियल बात ये है कि वैसे बढ़िया स्टूडेंट रहा हूँ मैं, पर ये दोनों सालों में ना 10वीं में और 12वीं में, दोनों सालों में ना आखिरी पेपर की आखिरी लाइन लिखते हुए मेरे दिमाग में बस एक थॉट था, बस पास हो जाऊं। भाई ये तो है ही, मैं मानता हूँ तेरी मतलब बात। भाई बच्चे एम कर रहे होते हैं 95 98। भाई 10th में बच्चे ने बोर्ड्स देना शुरू नहीं किए, बातें ऐसे करते हैं कि भाई हम तो पीसीएम भी लेंगे, पीसीएम विद मैथ्स लेंगे, ये पता नहीं क्या दुनिया भर की चीजें। पर भाई मेरा मेरा दोनों सालों में ये हाल था कि भाई 12वीं में बस पास हो जाऊं, 12वीं के बाद का देखेंगे, और 10th में भी भाई बस पास हो जाऊं, रिपीट नहीं करने का मन। बहुत बुरा हाल था भाई। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी दैट 12th जेन्युइनली हेक्टिक तो बहुत होती है, जितना भी कर लो। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस अगर तेरे को बताऊंगा तो भाई बहुत ज्यादा हेक्टिक थी मेरे लिए भी। मतलब जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा मॉर्बिडली ओबीस था थोड़ा। मैं आई वाज 104 kg, तो मैं 11th में आकर थोड़ा जिम लाइफ की तरफ इंक्लाइंड हुआ। तो जब 12th आई तो पता लगा अच्छा भाई अब तो बोर्ड्स भी देने हैं, तो अब क्या करें भाई। और साथ में भाई लॉ की तैयारी भी करनी है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं 4th ईयर लॉ में हूँ। भाई हमें सब कुछ करना था उस टाइम। कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी थी, क्लैट देते थे, अभी भी क्लैट ही देते हैं फॉर लॉ एंट्रेंस के लिए। तो भाई मेरे पास व्हाट आई हैड ऑन माय प्लेट वाज कि क्लैट देना है, जिम तो जाना ही जाना है, बिकॉज भैया पतला हो रहा हूँ तो सही लग रहा है, मजा आ रहा है। 12th के बोर्ड्स भी पढ़ना है, ठीक है भाई। ये सारी चीजें एक साथ मैनेज करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगा था ना मुझे इनिशियली भाई ये था कि, और ट्यूशन अलग थी भाई सब्जेक्ट्स की, कि भाई इको की ट्यूशन थी। मतलब एक पॉइंट तो भाई ऐसा आ गया था, ये सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रहा था, तीनों चीजें, और रोज का होता था कि भाई मतलब ऐसे लगता था बस आंख बंद करी अगला दिन आ गया, क्योंकि इतना ज्यादा रेपिटेटिव हो गया था और इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था वो चीज की, मतलब ऐसे पता ही नहीं लगता था पूरा दिन कहाँ गया। भाई एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि मेरी एक इको की टीचर थी स्कूल में। भाई हम 3 लोग थे, 3 लड़के थे, सारे पंटर हो गए ना अपने पूरे वही वाले। तो हमें बोल दिया था इको की टीचर ने कि अगर तुम तीनों में से कोई भी पास हो गया तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। सही में ये ऐसा वाला केस था भाई हमारा तो 12th में। लेकिन ऑब्वियसली यार मैं बताऊं, जब मैं 11th में था ना, तब मेरे साथ क्या हुआ था कि अब मेरी जो कैटेगरी के बच्चे थे ना, उनको चुपचाप रिपोर्ट कार्ड देके साइड नहीं किया था 11th के रिजल्ट। उन्होंने बोलते कि आप इतने स्पेशल स्टूडेंट्स हो हमारे कि आप पहले वाइस प्रिंसिपल से मिलोगे, वाइस प्रिंसिपल अपने हाथों से आपको रिपोर्ट कार्ड देगी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, इतनी अच्छी इज्जत देगी आपको, और पेरेंट्स के सामने, या पेरेंट्स के सामने। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ योर पेरेंट्स टू बी देयर। भाई अब ये इतनी बकवास चीजें हुई है ना मेरे साथ, मैं बताऊं 11th के टाइम में। अब जो इसने इको की टीचर का बताया ना, मेरी इको की टीचर ने क्या किया था, जब मेरी मदर को बुलाया था, उन्होंने मेरी मम्मा को मुंह पे बोला था कि आप इसको पास कराओ ही मत, ये पास हो जाएगा पर आप इसको पास कराओ मत। वो मतलब बेसिकली मेरी फाड़ने के लिए मेरे को बुलाया था। कुछ ही नहीं था, सब में क्लियर सब कुछ क्लियर था मेरा, बस क्योंकि बहुत ही ऐसे पॉइंट से क्लियर हुआ था। तो उन्होंने बोलता कि इसके पेरेंट्स को भी बुला लो साथ में। अब भाई वहां पे इतना टेंस माहौल था, वाइस प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़े हैं, जो बच्चा अंदर जा रहा है वो पिटते हुए बाहर आ रहा है या रोते हुए बाहर आ रहा है, क्योंकि जिस लाइन में मैं खड़ा था सारे बच्चे फेल हुए थे, सब रिपीट कर रहे थे। तो भाई एक ऐसा मेरे साथ एग्जैक्ट पता है ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 11th सपोजिटली ऐसा था कि 11th में पास होना मुश्किल है, ये बड़ा कॉमन बिलीफ था कि 11th में यार सबको फेल करते हैं, क्योंकि स्कूल में 12th का रिजल्ट अच्छा चाहिए। हाँ, तो भाई हमारे ना ऑडिटोरियम में सारे रिपोर्ट कार्ड वगैरह मिल रहे थे। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम था, पूरा बैच के आए हुए थे एक साथ। तो एक मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, तो
उसकी मदर एंड मेरी मदर वो सारे एक साथ खड़े थे एंड जैसे ही मैं पास होके मतलब जब मैं टीचर के पास गया तो उसने बोला पास है 5 सब्जेक्ट्स में। मैंने रिपोर्ट कार्ड ली, मम्मी जरा खुशी होकर देखा एंड जो मेरा दोस्त है उसकी मम्मी कहती अच्छा ये पास हो गया, अब तो भाई दोनों सेम उसमें सब आ रहे हैं तो बिल्कुल साथ में निकल जाएंगे। मतलब 11th तो ऐसी थी। अच्छा। और 12th पूरी रेपिटेटिव। नहीं मैं तेरे को 11th का ही बताऊं, मेरे साथ तो क्या हुआ था कि अच्छा मेरे को पास कर दिया सब में, पर पॉइंट से पास हुआ तो थोड़ा सुनाना भी था। अब इस लाइन में बुला लिया, वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अंदर बुलाया, उसने मेरी रिपोर्ट कार्ड निकलवाई कि क्या है हिसाब किताब। कहती है ये देखो इसमें कम है, पर मम्मी ने बोला कि पास तो है ना। हाँ पास तो है। फिर वो भी 2 मिनट के लिए मेरी शक्ल देख रही, उसने मेरा नाम पूछा मेरे से, कौन है तू? उसको लगा किसी और बच्चे को बुलाना था, गलती से मुझे बुला लिया। पर वो बाद में कंफ्यूजन क्लियर हो गई थी, बस मेरी फाड़ने के लिए मुझे बुलाया था और कुछ नहीं था। भाई मेरी जो इको की टीचर थी उसने मम्मी को बोला कि इसको आप पास मत कराओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी, इसकी 11th रिपीट करा लो, कुछ नहीं होगा। मम्मी ने पूछा क्यों? ये बिल्कुल कहती इसका बेस ही नहीं बना हुआ बच्चे का, आगे क्या करेगा। एग्जाम्पल कैसे दी है, एग्जाम्पल देती कहती कि जिस पेड़ की नींव ही खराब हो वो कहाँ तक जा पाएगा, उसको तो गिरना ही गिरना है, इसको अपनी नींव पे काम करना है ना, ऑर्डर होगी ना। हाँ बस भाई 11th कहती कि इसको फेल करा दो, ठीक है। अब जैसे तैसे करके तब मुझे पास करा दिया। अब देखो वैसे ये फ्लेक्स करने की बात है नहीं, पर मैं करूंगा। जो टीचर आज से 4-5 साल पहले कहती थी ना कि ये बच्चे का पास वास होना मुश्किल है, ये है वो है, वो बात अलग है कि 12th में मेरा यही हाल था पूरा। एंड में मैंने पढ़ाई करी और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाया, बट एक्सपेक्टेड से बहुत ऊपर ले आया। आज तक वो टीचर मेरे स्कूल में है और मेरे जूनियर्स को मेरा एग्जांपल देती है कि ऋत्विक आहूजा एक लड़का हुआ करता था वो एंड में पढ़ के इतने मार्क्स ले आया था, तुम कब लाओगे? तो भाई यही चीजें होती है सबके साथ। आई एम प्रीटी श्योर कि ना हर कोई इस चीज के साथ रिलेट कर सकता है। और 11th-12th में तो मेरा इतना गंदा हाल होता था, मैं बताऊं एक बारी हमारी ट्यूशन्स वगैरह होती थी और मैं ऐसा डफर था, मैं 12वीं में भाई ऐसा डफर था कि 11th तो जैसे तैसे कट गई। मैं पास हुआ, मेरे घर वाले मुझे ट्रिप पे लेके गए थे 6 दिन के लिए कि चल टेंशन उतरी है, थैंक यू भाई पास हो गया तू। मतलब अगर हफ्ते में 2 बारी मेरे पेरेंट्स को स्कूल नहीं बुलाया जाता था ना 11th-12th में, तो उनको लगता था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया है। स्ट्रीक बन गई थी ना, प्रॉपर स्ट्रीक बन गई थी कि आना ही आना है। मतलब तुम्हारे घर में भी ऐसा होता होगा कि एक हफ्ते का थोड़ी सी एक्टिविटीज वगैरह देखते हैं। मेरे पेरेंट्स अपना फ्राइडे सैटरडे फ्री रखते थे सच में भाई। एंड ये जो तू बात बोल रहा है, एक दिन तो ऋत्विक स्कूल जा रहे हैं ये मेरा हाल होता था गाइस, मैं सही बताऊं तो। मतलब मैं पता आई कैन अंडरस्टैंड जो तुम सब लोगों का हाल बुरा हो रखा है। और अभी आकाश के तो सुनो, इसके मेरे से भी गंदे किस्से हैं ये 11th-12th के। भाई हमारे स्कूल में ना एक बड़ा कॉमन सिस्टम बना हुआ था कि जो हमारी प्रिंसिपल है शी यूज्ड टू सस्पेंड अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, मतलब बहुत छोटी सी कोई भी रीजन हो भाई, कुछ भी हो। हमारे स्कूल में डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम पे बहुत सारी चीजें होती थी कि हम डिसिप्लिन चाहते हैं स्कूल में ऑल दैट। तो भाई मतलब मेरा तो ऐसा सीन था कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब पेरेंट्स को कॉल आता था ना दैट ही सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, ये वाला सीन बोलते थे। एक हफ्ते बाद कॉल कर लेते थे, बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो मेरे पापा को जब फोन आते थे ना तो ऐसा हो गया था कि हाँ बस अब तो पता है मेरे को कि ये चाहे जस्टिफाइड रीजन हो अनजस्टिफाइड रीजन, बट ये होना है। This was in 11th-12th? पूरा 11th-12th में ही होता था ये, ठीक है। एंड मतलब ऐसे हम सारे जो लड़के थे ना, हम सारे कम्पीट करते हैं, भाई मैं इतनी बार हूँ, तू कितनी बार हुआ, तो नहीं होता किसका ज्यादा है, इस हिसाब से होता था भाई। मतलब 12th अगर मैं अब इस पर रिफ्लेक्ट बैक करूँ तो इट वाज फन, लेकिन उस टाइम पर डराते बहुत थे यार। और भाई मतलब एवरीबॉडी वाज सो इनोसेंट कि सब डर भी जाते थे एंड पीपल डिड नॉट हैव अ शो लाइक अस जो तुम्हें रियलिटीज बताया कुछ करे। वरना भाई ऑनेस्टली 12th में तो फटनी बिल्कुल जस्टिफाइड है, चाहे किसी की भी हो। मेरा छोटा भाई है, मैं उसको ये समझाता हूँ कि यार इतनी कोई टेंशन वाली बात है नहीं यार, जितना तू इतना ज्यादा टेंशन ले रहा है ना। ये बेनिफिट मिलता है, पर मेरी बड़ी बहन ने मुझे कभी नहीं समझाया वो तो और मम्मी को कहती थी ये क्या करेगा आगे। लेकिन भाई कमिंग बैक टू द प्रेशर, लेकिन भाई जेन्युइनली आज के डेट में मेरे को ऐसा लगता है भाई, मेरे को कितना 4-5 साल हो गए 12th से निकले। नहीं मैं बताता हूँ ना, हम 2019 के बैच हैं। 29 अभी कितना 4 साल हो गए, 4 साल हो गए सीधा। भाई इन 4 years में ही मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस इस चीज में देखा है कि अब जो जिस द अमाउंट ऑफ प्रेशर न्यू सिस्टम हैज क्रिएटेड वो ट्रेमेंडस है, दैट्स अ लॉट। भाई आई बिलीव कम है पहले से। नहीं मैं आई बैक टू डिफर ऑन दिस। अच्छा हाँ। एंड हाउ सो, जैसे मेरे को लगा था कि जब से कोविड आया है तब से बच्चों को फर्क पड़ना बंद हो गया, टीचर्स को भी फर्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि अब मेरे थोड़े हैं छोटे मोटे कजन्स वगैरह, वो 10वीं में, कोई 11वीं में, ईशू 12वीं में है ना। तो अब क्या सीन है, वो मेरे को कुछ लोग तो बताते हैं कि भाई टीचर है खुद परेशान है कि कोर्स कैसे कंप्लीट करें।
क्योंकि कोविड के टाइम पे तो आदत पड़ गई थी कि हाँ भाई बस पढ़ाओ जाओ, ना किसी ने सुनना है, पेपरों में सबने ओपन बुक वाला मामला रखना है। अब भाई वो बताता है कि ये नेचर बन गया है स्कूल में, दिस इज लाइक द न्यू नॉर्म कि हाँ ठीक है ये तो होना ही होना है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, चीटिंग चल रही है, मतलब काफी स्कूल्स हैं। अब वैसे किसी का नाम लेके डिफेम क्यों करूंगा, पर मुझे लगा था कि ये चीज काफी बदल गई है अब, क्योंकि मतलब टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, क्योंकि हमारे टाइम पे तो कुछ ऐसे ऑप्शंस ही नहीं थे, कोई एक्सक्यूज नहीं था कि ये। लेकिन पता है हमारे टाइम पे क्या था कि जो ड्यू था वो सिंपल परसेंटेज बेसिस के हिसाब पे काम करता था, राइट? खत्म ना, अब वो सारा सीन खत्म हो गया, सीयूईटी कुछ आया नया, ठीक है, एंट्रेंस आ गया। हाँ एंट्रेंस आ गया भाई। तेरे को पता है उस एंट्रेंस के लिए कितनी प्रिपरेशन है? कितनी है? जो तेरा 11th-12th का कोर्स है वो तो है ही है, जिस भी सब्जेक्ट में तुम हो, साथ में और तुम्हें एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें हैं। उसके लिए भाई 12th में किसी के पास ना बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन के अलावा भी यार। बट एक बात तो ये भी तो सोचना फिर कि अगर पहले के टाइम में हमारी ट्यूशंस इतनी ज्यादा ट्रेमेंडसली हेवी क्यों होती थी ड्यूरिंग 12th, स्पेशली 11th में भी फिर भी कम होती थी, 12th में और ज्यादा होती थी, क्योंकि भाई फर्क ही सिर्फ परसेंटेज से पड़ता था ना। हाँ एग्जैक्टली। और अभी वो भी है। क्या है भाई पता है अभी वो भी है, देयर इज स्टिल अ प्रेशर टू परफॉर्म एंड गेट गुड परसेंटेज इन 12th। सोसाइटल प्रेशर भी तो एक चीज है, वो एकदम से कुछ दिनों में तो चला नहीं जाएगा, क्योंकि भाई एक बेंचमार्क सेट है वो। बट आई थिंक विद टाइम वो चीज चली जाएगी। पर यार एक बात बताऊं मैं, कमिंग टू दिस, मुझे एक बात बता, तू ड्यू गया? मैं भी नहीं हूँ। अब भाई जो दिल्ली के लोग हैं ना, जो दिल्ली के लोग हैं उनको पता है कि डीयू कितना बड़ा एक सब्जेक्ट होता है। डीयू की कल्ट फॉलोइंग है, मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं एक बात बताऊँ, हम दोनों डीयू गए थे एक हफ्ते के लिए, अपनी मरी मराई परसेंटेज उठा के, हमारे को जो कोर्स मिला, हम जनरल वाले बच्चे। एक सेकंड, मरी हुई परसेंटेज? आई गॉट 90%। ठीक है, बकवास मत करियो, तेरी होगी मरी हुई। आगे बता चल। मेरी तो कम थी, ठीक है। 10% ही तो कम थी मुझसे, और कितनी? वो साले 6% कम थी बस। हाँ चल ठीक है। 10% कम थी, 84 आए थे मेरे, 84.5 थे बल्कि, ठीक है ना, फालतू बकवास चलेगी। ऐसे थोड़ी मिल रहा है 10-80% पे, कहाँ मिल रहा है डीयू यार। आगे ना कल्ट फॉलोइंग वाली बात। हाँ आगे बता। बट एनीवे, तो पता है ये चीज ना, अब इसको भी एक मतलब डीयू में मिल गया था कोर्स, ठीक है, मेरे को भी मिल गया था। अब कौन सा मिला, क्या मिला, ये सब तो साइड करो, क्योंकि एनीवे हम दोनों के कोर्सेज अब उन वालों से बहुत बेटर हो चुके हैं, सो वी आर नॉट इवन गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। पर भाई एक हफ्ते के लिए मैं भी डीयू गया, एक हफ्ते के लिए ये भी डीयू गया, और एक हफ्ते के एंड में ना हमने हाथ जोड़ लिए थे कि भाई हमारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जाना। हाँ। इतना फालतू, इतना वाहियात और इतना बेकार क्राउड होता है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं तुम्हें बताऊं। मतलब सारे ऐसे बच्चे वहां पे आ रखे होते हैं जिनको लगता है कि कॉलेज नहीं है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर चल रही है। एंड स्पेशली जो लो टियर कॉलेजेस में हम गए थे, उसकी बात अलग है। अब मैं कहूंगी एलीट कॉलेजेस की बात, अगर मैं नॉन कैंपस वगैरह की करूं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर यार। बट देन आई बिलीव दैट वहां पे भी ना यू सॉर्ट ऑफ गेट द सेम ट्रीटमेंट। वहां पे द ओनली थिंग इज दैट किड्स लाइक अस हु आर देयर टू स्टडी एज वेल अ लिटिल बिट, कि चल भाई लेट्स सी व्हाट कॉलेज इज अबाउट, वो उनकी परसेंटेज 5-10% ज्यादा होती है। वरना तो मुझे एक बात बता, हमारे कोई दोस्त कम है जो नॉर्थ कैंपस के हैं, सारे तो नॉर्थ कैंपस वाले हैं। सुन ले किसी की कहानियां सुन ले। जब हम आईपी में गए थे, वो खुद इतना खुश हो रहे थे कि भाई चलो तुमने इतनी अक्कल चलाई कि तुमने एंट्रेंस भर दी है। और भाई मैं सच बताऊं, मैं ऐसा बेवकूफ था वैसे, मैंने एंट्रेंस सिर्फ इसलिए भरी थी आईपी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगा था कि 84.5 है, डीयू में क्या मिलेगा। अगर मेरे 94.5 आए होते ना, मैं कभी एंट्रेंस भरता ही ना, कि कौन करेगा पढ़ाई, अब एक बार तो कर ली। भाई मैं कमिंग टू दैट, जो अभी जो तू बात करा ना, मैं इतना बेवकूफ था, मैं इतना प्रेशर में था 12th में एक टाइम पे, कि मैंने एमिटी का एंट्रेंस भरा था, और मैं देने गया था भाई, एमिटी का एंट्रेंस देने गया था मैं अपने दोस्त के साथ। का लॉ तो अच्छा है आई थिंक। अब नहीं है, मतलब होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बेवकूफी, मैं अभी आई एम नॉट सेइंग कि एमिटी का लॉ गंदा है अच्छा है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं सिंपल इतनी बात बोल रहा हूँ कि भाई एमिटी का एंट्रेंस कौन देता है, ये कौन है भाई, ये लोग हैं कौन? नहीं ठीक है यार। पर पता है ये बहुत ऐसी चीजें होती हैं यार। देखो तुम्हारे सर पे भी आई एम श्योर ऐसे प्रेशर होंगे, बट मैं एक बात बताऊं, आजकल तो वैसे पता है काफी बच्चे ऐसे हैं जो, अब हमारे टाइम पे तो ये चीज ऑनेस्टली 100 बच्चों के बैच में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होते थे जो 12वीं के बाद जिनको पता होता कि आइल्स नाम की कोई चीज है और हम बता सकते हैं। अब आई थिंक 50% तो तुम वैसे ही हो गए हो कि अब हवा लग गई है, अब हवा लग गई है कि भाई बाहर जाना है। घर पे तो मम्मी नहीं करने दे रही है, आपके साथ सेट, घर पे वेप पीने में दिक्कत हो रही है, बाहर जाना है। चलो वो भी सही है, बढ़िया है, अपना लाइफ घूमो फिरो, एंजॉय करो। पर हाँ यार, आई थिंक इतना ना स्ट्रेस मत लिया करो। पर देखो अब तुम ऐसे बच्चे हो जिनका हमारे जैसा हाल था, और हमारे जैसे हाल से मेरा मतलब ये है कि एक बारी की बात, मैं 12th में था
और लास्ट 3 months में ना मैंने इंग्लिश की भी ट्यूशन ज्वाइन करी थी फॉर द क्रैश कोर्स हाँ, समझ गया। वो पूरा साल निगलेक्टेड रहा था इजी, बट मुझे फिर ये लगा था कि वो ना बेस्ट ऑफ 4 में डल सकता है। हाँ ठीक है। तो उस पे थोड़ा तुम कर सकते हो, वो भी ड्यू की कल्ट फॉलोइंग वाला हिसाब ही था क्योंकि तब तक अक्कल नहीं थी। अब भाई ऑब्वियसली कोई भी जाएगा इंग्लिश की ट्यूशन तो बोर ही होएगा, मैं भी गया, मैं बोर ही हुआ। अब एक दिन की बात है, मेरे 2 दोस्त होते थे तब, और एक दोस्त था उसमें से जो ड्राइव करता था। मेरे घर वालों ने मुझे नोकिया का डब्बा लेके दिया हुआ था, तब मेरा फ़ोन ले रखा था और मुझे नोकिया का सिम डाल के कि चल बस कॉलिंग वॉलिंग के लिए, और मैं इतना उसमें भी मैं गेम खेलता था, बाउंस टेल्स नाम की कोई, ठीक है। मतलब पढ़ाई से इतना मन उठा हुआ था। पर भाई एक दिन हमने सोचा कि क्या करेंगे, क्लास जाके 5-7 मिनट लेट हो गए थे, सर 60 बच्चों की क्लास में सुनाएंगे, अपना दोस्त गाड़ी लाया हुआ है उसमें बैठते हैं, घूम के आते हैं। अब भाई हम 3 दोस्त थे, एक के पास फोन नहीं था जिसकी गाड़ी थी, दूसरा मैं था जिसके पास वो नोकिया का डब्बा था। अगर कोई अपना आईफोन सैमसंग का कोई बढ़िया फोन साइलेंट पे रखता है ना, वो समझ आता है, मैं वो नोकिया का डब्बा साइलेंट पे रख के घूमता था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। उसके बाद जो मेरा तीसरा दोस्त था उसके पास भी कोई छोटा सा फोन था और उसके फोन में बैटरी नहीं थी, वो लाया क्यों था ये नहीं पता। अब वो आके हमने तो क्लास अटेंड नहीं करी, पर उस दिन फॉर सम रीजन जो बच्चे एब्सेंट हुए थे फोन करके उनके घर पे बता दिया। अब हमारे घर वाले सोचे कि ये तो क्लास के लिए निकल गया आधे घंटे पहले, क्लास 2 घंटे की थी। हम भाई 2 घंटे पूरा घूमे आराम से। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा ना, मेरे पापा घर के नीचे खड़े थे और पापा कहते कहाँ था तू, मैंने कहा मैं तो क्लास में था। बिल्कुल क्लास में था। हाँ। उसके बाद और पापा भी तो भाई मेरी तरफ फुल स्मार्ट, बस मेरे को अलग किया, मेरे दोस्त को अलग लेके गए, उससे पूछा कि तू कहाँ था, तीसरे दोस्त को अलग लेके गए, उससे पूछा तू कहाँ था, तीनों ने अलग कहानियां बताई हैं। और भाई तीनों से पूछा तो तीनों साथ थे, हाँ अंकल तीनों साथ थे। और भाई मजे की बात है सच किसी ने नहीं बोला था, तीनों ने अलग कहानी, तीनों ने अपनी अलग कहानियां बता दी थी। और मैं बता रहा हूँ ये प्री बोर्ड से महीना पहले की बात है। मतलब ऐसे ही दिसंबर जनवरी के आसपास की बात है, तो फेब में हुए थे हमारे प्री बोर्ड्स, आई थिंक मार्च में बोर्ड्स हुए थे। प्री बोर्ड से कितना डराते थे स्कूल वाले यार। भाई मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को मेरे घर वालों को बुलाया था फिर से हाँ। प्री बोर्ड्स के बाद। कंपार्टमेंट आ गई है इसकी। नहीं ये वाला सीन नहीं, भी बड़ा कॉमन बिलीफ था कि भाई मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स का स्टूडेंट था, ठीक है। प्री बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, प्री बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा। प्री बोर्ड्स में मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे टोटल, ठीक है। छठा फिजिकल था, उसको साइड कर दो। मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे टोटल, इंग्लिश के अलावा 4 में फेल था मैं। नाइस नाइस, ये बात ना, ये हाल था मेरा। और 84.5 फिर भी आ गए, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को ये बात। हाँ ये बात बिल्कुल सच बात है, सीरियसली। मतलब और देखो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, कि तुम सोचो कि हाँ भाई हम भी किताबें उठा के फेंक देते हैं, मेरे आगे 84.5 मेरे जैसे लफंगे के तो किसी के भी आ जाएंगे। भाई मैं पहले बता दूं, जब बोर्ड्स का आने वाले थे ना, 15 दिन पहले से दिन रात एक करके पढ़ाइयाँ करी है मैंने। स्कूल में जाता था, जो मेरी इको की टीचर बोलती थी ना कि इसका बेस ही खराब है, इसको फेल करा दो, उससे पर्सनल ट्यूशंस लिया मैंने स्कूल के अंदर। मैं एक अकेला बच्चा होता था जिसको 6 घंटे बैठ के इको पढ़ाती थी, फिर मैं अकाउंट्स की ट्यूशन 3 घंटे की अटेंड करता था, उसके बाद बीएसटी की, फिर इंग्लिश की, फिर घर जाता था। ये मेरा रूटीन था। तब जाके आए थे 84.5 के। तुम सोचो कि अरे नहीं ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर अब तुम हमारे जैसे लोग हो जिनका हाल हो चुका है खत्म, अब उनको लग रहा है कि भाई मैं 12वीं पास करने के बाद या तो पहाड़ों में जाके रह लूंगा या तो मैं अपना घर छोड़ के भाग जाऊंगा, या मैं कहीं पे जाके नौकरी करूंगा और 5 साल बाद मैं बिलियनर बन जाऊंगा। तो देखो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारी फटरी होगी, तुम ये भी सोच रहे हो कि रिग्रेट हो रहा होगा बहुत कि मैंने क्यों पूरा टाइम अपना वेस्ट कर दिया उस बंदी को चॉकलेट दिलाने में, उससे अच्छा कुंजी ले लेता। के डेज इधर उधर करने में। हाँ। सारे फेब के डेज इधर उधर करने में तुम्हारे दिमाग में ये बातें बहुत आ रही होंगी। पर देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ ना, मैं डीयू का हूँ ना ये डीयू का है, नहीं ठीक है। चल इसके 90 आ गए थे, उसको साइड कर। पर ये ह्यूमैनिटीज वाला, ह्यूमैनिटीज ये मैं इसकी भी बात करनी थी मेरे को। भाई हमारे जो सब्जेक्ट्स थे ना, कॉमर्स और साइंस से एक पैसे के कम नहीं थे। हमारी जो लगी है ना भाई, तू अगर किताबें देख लेता ना, तेरी ऐसी तैसी हो जाती। कसम से बता रहा हूँ, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये 8 साल बच्चे यही बोलते हैं। हाँ बस हो गए शुरू। ये बहुत कॉमन बिलीफ है, बहुत कॉमन मिथ है ऑनेस्टली। इससे बड़ा कुछ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये देख। और एक और बात भी बताऊं, जो अभी तू बात कर रहा है ना, हमारे स्टूडियो में आग लग गई है एक्चुअली। अच्छा चुप हो जाओ।
भाई मैं ये जो अभी बात कर रहा है ना बोर्ड्स की, मैं इसकी कहानी अगर पीछे वाली बताने लग गया तो फिर सब मतलब एक्सप्लिसिट हो जाएगी वीडियो, तो ये सारी चीजें तो छोड़ो। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है 12th में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज है कि जो बहुत लोग सोचते हैं ना कि बोर्ड्स का पेपर ऐसा आ जाएगा वैसा आएगा, भाई बोर्ड्स में अगर तुम ऑब्वियसली सीबीएसई वाले बच्चे जो बोर्ड्स दे रहे हैं, जो बोर्ड है उसके लिए भाई दे हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू केटर टू। उनके पास सिर्फ एलीट स्कूल्स के बच्चे नहीं है कि भैया पता नहीं पेपर कौन से लेवल का बना देंगे क्या कर देंगे, कंपैरेटिवली बहुत एक एवरेज पेपर आता है। देखो मतलब ये चीज समझो कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं अब उनका एजुकेशन लेवल उतना हाई नहीं हो पाता, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी फंडिंग नहीं है। तो सीबीएसई तो है तो गवर्नमेंट बॉडी के अंडर है ना, तो वो जो पेपर्स बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं जो कि उस टाइप के बच्चे भी जो ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते ड्यू टू देयर अदर इश्यूज, वो भी उसको थोड़ा सा यार एवरी स्कूल दैट इज एफिलिएटेड विद सीबीएसई उन सबको केटर करना होता है। एंड ये बात सच है, मैं तो एटलीस्ट इस चीज का बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि जो लोग कहते हैं ना नहीं यार इस बार बड़ा मुश्किल आया ये हुआ है, हर तुमने पढ़ाई नहीं करी थी। हाँ तुमने पढ़ाई नहीं करी थी। हाँ एग्जैक्टली तुमने पढ़ाई नहीं करी थी, कंपैरेटिवली एवरेज ही आता है पेपर, इतनी फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई हम जैसे लफंटर निकल गए तो भाई सब निकल जाते हैं, इतनी कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। पता नहीं इतना फालतू का टेंशन लेके तबीयतें खराब कर रही है। और यार देखो एक बात एट द एंड ऑफ द डे ना, देखो टेंशन मत लो पहली बात। दूसरी बात देख भाई मैंने आईपी से अपनी ग्रेजुएशन करी है, वो लॉ कर रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, वो थोड़ा अमीरों वाला मेहनत वाला कोर्स कर रहा है, मैंने नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे ना सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं अपनी लाइफ में। आज अब तुम मुझे ही देख लो भाई, आज से 2 महीने पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास 136 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे और वॉलेट में 100 रुपए पूरे और ये सब कुछ हो जाता है भाई, वॉलेट में 100 रुपए है पूरे। तो इतनी टेंशन मत लो, लाइफ में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नहीं सही बात। पर देखो ऑन अ सीरियस नोट, देखो अब ना कुछ फालतू बकवास नहीं, सीरियस बात। देखो भाई पढ़ाई मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, पर सब कुछ पढ़ाई नहीं होता। जब भी तुम कॉलेज जाओ ना तो थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। अगर तुम्हारे को जॉब करनी है तो जॉब मार्केट को पढ़ो, एक्चुअली उसके बारे में ना थोड़ी चीजें रीड करो, इंटर्नशिप्स करना शुरू कर जाओ राइट आफ्टर योर 12th। जहां मिले ना जो मिले, सीवी बनाना शुरू कर दे, अपना एक्सेल वगैरह सीख ले, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, वो सब सीख ले। वैसे अब सबको ही सीखनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि जॉब मार्केट उसकी थोड़ी वाइड होती है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, ये बेवकूफियां मत करो और इतना डरो मत। देखो और ये है कि इतना मत सोचो कि भाई अगर तुम्हारी पढ़ाई के साथ अच्छे नहीं चल पा रहे हो तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपना को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस करो। अगर तुम कोई एथलीट हो, कुछ हो, अब आने वाले टाइम में ग्रोइंग स्कोप है, आने वाले टाइम में ग्रोइंग स्कोप है, हमारे टाइम में भी था। हम यार लेकिन पता है हमारे साथ ना प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास कोई मेंटोर्स नहीं थे एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास अभी भी नहीं है। तो हम मेंटोर्स हो रहे हैं? नहीं मैं मेरे वॉलेट में अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे लोगों को बता रहा हूँ कि भाई इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी यार अपने टाइम पे ना। एंड भाई ये एक बड़ी अजीब सी रियलाइजेशन बहुत ज्यादा टाइम के बाद आई थी दैट एक्चुअली भाई स्किल्स डेवलप करना बड़ा जरूरी है। मेरे को तो कॉलेज में जाके समझ आया, मैं झूठ नहीं। नहीं सही बात है, मतलब लेकिन अगर लोग पहले समझ लें तो भाई इससे अच्छी कोई बात नहीं है। देखो मतलब ये चीज है कि मेरे को ये चीज पता है कि देखो इंडिया में ना बस 2 चीजें अभी थोड़ी सी खराब है। इसके बारे में मैं किसी और एपिसोड में बात करूंगा, फॉर श्योर करूंगा, एड्रेस करूंगा मैं इस चीज को। पर 2 चीजें थोड़ी सी खराब है जिसको अगर तुमने थोड़ा सा मास्टर कर लिया तो तुम्हारे लिए ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा सॉर्टेड करना ईजी है। देखो चाहे तुम स्कूल में हो या तुम ऑफिस में हो, तुम हर किसी के साथ एक ऐसी सिचुएशन जरूर हुई होगी जब तुम एक ग्रुप में खड़े हो और तुम एक बहुत फनी सा जोक बोलो और किसी ने सुना ना हो, शायद तुमने तेज की नहीं बोला या तुम्हारी बात किसी को समझ नहीं आया, तुम फंबल कर गए, और तुम्हारे साइड वाला जो हरामजादा दोस्त खड़ा हो ना वो उसी को चिल्ला के बोलेगा और सब हंसने लग जाएंगे। ये चीज मैंने करी है, ये चीज मेरे साथ हुई है, तो ये चीज आई एम श्योर सबके साथ होती है। अब तुम समझो कि तुम्हारी जो लाइफ का जॉब सक्सेस वाला मामला होगा ना वो काफी हद तक इन चीजों से सिमिलर होगा। सिमिलर किस हिसाब से होगा कि देखो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सारे के सारे स्किल्स हो, तुम्हारे पास स्मार्टनेस होना जरूरी है। हार्ड वर्किंग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे को बहुत सारी चीजें आती हो। हार्ड वर्किंग होने का बेसिक मतलब ये होता है कि तुम विलिंग हो टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू अटेंड टू न्यू थिंग्स। अब देखो मैं बात सीधा जॉब की क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल तो तुम्हारा गया